Hello everyone. Today I am going to teach you about the residential status of individual assessee. पिछली क्लास में मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बताया कि वो क्या होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाई वी नीड टू नो द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इस क्लास में मैं आपको इंडिविजुअल असेसी के रेसिडेंशियल स्टेटस को निकालने की कंडीशंस बताऊंगी कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिससे ये डिसाइड होगा कि वो कौन से रेसिडेंशियल स्टेटस में फॉल करता है। तो जो इंडिविजुअल असेसी है उसके तीन रेसिडेंशियल स्टेटस होते हैं। एक होता है रेसिडेंट, एक होता है डीम्ड रेसिडेंट और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट। अब इसमें रेसिडेंट, डीम्ड रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द कंडीशंस ऑफ बीइंग अ रेसिडेंट कि इसकी कंडीशंस क्या है, व्हाट डिसाइड्स कि एसएससी रेसिडेंट है कि नहीं है। तो रेसिडेंट की कंडीशंस क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है वो रेसिडेंट होगा। इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशंस ये है, इसकी कंडीशन डिफाइन है अंडर सेक्शन 6(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो कंडीशंस क्या है कि या तो वो असेसी 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर is residing in India, is residing in India। तो जिस असेसमेंट ईयर का हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं, जैसे कि अभी हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल रहे हैं अगर असेसमेंट ईयर 2022-23 का, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या बना 2021 एंड 22। तो 2021 एंड 2022 प्रीवियस ईयर होगा असेसमेंट ईयर 2022-2023 का। ये असेसमेंट ईयर हुआ और ये असेसमेंट ईयर हुआ और ये प्रीवियस ईयर हुआ। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि जो असेसी है, जो इंडिविजुअल असेसी है, उसको इस प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहना है, इंडिया में रहना है। तो अगर वो ये कंडीशन फुलफिल करता है तो वो इंडिया में रेसिडेंट कहलाएगा असेसमेंट ईयर 2022 और 2023 के लिए। इसी में सेकंड कंडीशन क्या है, ये तो हो गई वन कंडीशन, या तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते कि वो 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रह रहा है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है इसकी कि अगर वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है लेकिन ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगा इंडिया में। तो ये सेकंड कंडीशन क्या है कि वो प्रीवियस ईयर में, जैसे जो असेसमेंट ईयर है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर इंडिया में रहा हो। तो पहली जो कंडीशन थी उसमें 182 डेज और मोर था इंडिया में रहना, बट इस कंडीशन में 60 डेज और मोर है स्टे इन इंडिया। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन अटैच्ड है, वो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी तभी वो रेसिडेंट कहलाएगा। और वो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो प्रीवियस ईयर है उससे इमीडिएटली प्रिसीडिंग 4 ईयर्स में, इमीडिएटली प्रिसीडिंग 4 ईयर्स में उसको 365 डेज और मोर इंडिया में रहना होगा। तो अगर वो प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर इंडिया में स्टे करता है और 60 डेज और मोर वो इंडिया में स्टे करता है प्रीवियस ईयर में, तो फिर वो एक रेसिडेंट असेसी कहलाएगा। उस इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट वाला हो जाएगा। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे असेसमेंट ईयर 2022-2023 है, इसका प्रीवियस ईयर हो गया 2021 और 2022। तो इस वाली कंडीशंस का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए असेसी को इस ईयर में 60 डेज, इस प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर स्टे होनी चाहिए इंडिया में। और इस प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, मतलब 2020, 2021, 2022
2019-2020 एंड देन 2018-2019 एंड 2017-2018, इन 4 प्रीवियस ईयर्स में मिलाकर उसको 365 डेज और मोर उसको इंडिया में स्टे होनी चाहिए उसकी। तो अगर ये इस वाले प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर की स्टे है इंडिया में, और इन 4 प्रीवियस ईयर्स में उसकी स्टे 365 डेज और मोर है इंडिया में, तो ही इज अ रेसिडेंट, उसका स्टेटस रेसिडेंट वाला हो जाएगा। अब ये जो सेक्शन है जो मैंने आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल असेसी का रेसिडेंट की कंडीशन बताई कि वो रेसिडेंट किस केस में, रेसिडेंट होने के लिए उसको कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी है, वो मैंने आपको कंडीशंस बताई। एक तो 365 डेज और मोर इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर एंड और 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। ये 2 कंडीशंस बताई। अब इसका मैं आपको एक्सेप्शन बताने जा रही हूँ कि ये कंडीशंस कब नहीं लगती हैं, मतलब कि ये कंडीशंस कब नहीं लगेंगी और फिर भी वो रेसिडेंट होगा, वो असेसी रेसिडेंट होगा। तो ये 2 स्पेशल केसेस हैं। एक तो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एक कंडीशन, एक स्पेशल केसेस है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और वो इंडिया को लीव करता है प्रीवियस ईयर में, मतलब जिस असेसमेंट ईयर की बात हो रही है उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर है उसमें वो असेसी लीव करता है कंट्री को, क्योंकि वो एक इंडियन शिप का क्रू है। तो इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, तो एक इंडियन सिटीजन जो इंडियन शिप का क्रू है वो लीव करता है इंडिया को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उसका या फिर और उसका अगर वो एक ऐसा इंडियन सिटीजन है जिसका एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे 2 असेसीज हैं, इंडिविजुअल असेसी हैं, जो एक तो या तो वो इंडियन सिटीजन है जो कि इंडियन शिप के क्रू का मेंबर है, या फिर वो इंडियन सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाता है प्रीवियस ईयर में। तो ऐसे इन इन असेसी पर जो कंडीशन लगेगी रेसिडेंट होने की वो होगी 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर। तो उन्हें 182 डेज और मोर रिसाइड करना होगा, स्टे करना होगा इंडिया में इन द प्रीवियस ईयर। तो अगर इन ऐसा असेसी जो एक इंडियन शिप का क्रू है और वो प्रीवियस ईयर में लीव करता है इंडिया को शिप की वॉयज के लिए, तो अगर उसका टोटल पीरियड ऑफ स्टे उस ईयर में 182 डेज और मोर होता है, उस प्रीवियस ईयर में उसका टोटल पीरियड ऑफ स्टे अपार्ट फ्रॉम हिज जर्नी 182 डेज अगर बनता है प्रीवियस ईयर में, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा, वो रेसिडेंट वाली कंडीशन फुलफिल कर देगा और वो रेसिडेंट कहलाएगा। या फिर वो एक इंडियन सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है प्रीवियस ईयर में इंडिया से बाहर, लेकिन उसकी पीरियड ऑफ स्टे इंडिया में 182 डेज और मोर हो जाती है, तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगा। तो जो 60 डेज वाली जो कंडीशन है कि 60 डेज वाला जो क्राइटेरिया है, जो सेकंड हमने कंडीशन पढ़ी थी रेसिडेंट होने के लिए, वो यहाँ पे इनको रिलैक्स कर दी गई है कि अगर 60 डेज और मोर वो रह रहे हैं यहाँ पे तो वो रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे, 365 डेज वाली कंडीशन उनकी नहीं चेक करी जाएगी। ओनली व्हेन दे एक्सीड 182 डेज स्टे इन इंडिया, तभी वो रेसिडेंट कहलाएंगे। तो ये जो था एक स्पेशल केस। अब मैं आपको दूसरा स्पेशल केस बता रही हूँ जिसमें कंडीशन डिफरेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने की। तो उसकी भी कंडीशन सेम है कि 182 डेज और मोर स्टे होना चाहिए इंडिया में। तो उस पे बेसिकली इन दोनों स्पेशल केसेस में, दो ये स्पेशल केस मैंने आपको बता दिया और ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इन दोनों स्पेशल केसेस में 182 डेज और मोर वाली कंडीशन चेक करनी है। दूसरी जो कंडीशन हमने पढ़ी थी 365 डेज और 60 डेज वाली, वो चेक नहीं होगी, वो इस पर नहीं लगेगी। तो सेकंड स्पेशल केस क्या है कि वो एक इंडियन सिटीजन है और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। तो एन इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब होता है कि वो पर्सन या उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स
अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए। तो अगर ऐसा कोई उससे डिसाइड हो जाता है कि वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, तो या तो वो पर्सन अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा होना चाहिए, या उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा, भले ही वो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो अब जो ये पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन का है या फिर इंडियन सिटीजन है, और जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है, इंडियन ओरिजिन पर्सन इंडियन ओरिजिन है या फिर इंडियन सिटीजन है, तो जो सेकंड स्पेशल केस है उसमें अगर पर्सन इंडियन ओरिजिन है या फिर पर्सन इंडियन सिटीजन है एंड ही रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया, और वो आउटसाइड इंडिया रहता है, आउटसाइड इंडिया रिसाइड करता है, एंड ही कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो जैसे अगर वो प्रीवियस ईयर में यहाँ विजिट पे आता है और 182 डेज और मोर से ज्यादा स्टे कर जाता है, और मोर से ज्यादा उसकी स्टे हो जाती है, तो वो रेसिडेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं असेसमेंट ईयर 2022-2023 की बात करूं, जो करेंट असेसमेंट ईयर है, 2022 और 23 की बात करूं, तो इसका प्रीवियस ईयर हुआ 2021 एंड 2022। इसमें अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बाहर इंडिया से बाहर रहता है, लेकिन इस प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में विजिट के लिए आता है, किसी भी पर्पस की वजह से विजिट के लिए आता है, एंड ही स्टेज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, तो वो इंडिया में रेसिडेंट कहलाएगा। तो ये दो स्पेशल केसेस मैंने आपको बताए। एक स्पेशल केस हो गया, एक मेंबर ऑफ इंडियन सिटीजन है जो मेंबर ऑफ शिप क्रू ऑफ मेंबर ऑफ इंडियन शिप क्रू ऑफ, तो मैंने आपको ये दो स्पेशल केसेस बताए, जिसमें एक स्पेशल केस था कि अगर एक इंडियन सिटीजन है जो कि एक इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और वो आउटसाइड इंडिया जाते हैं, वो आउटसाइड इंडिया जाता है इंडियन शिप पे वॉयज के पर्पज से। तो और या फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि वो एक इंडियन सिटीजन है जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाता है, ये एक स्पेशल केस हो गया। दूसरा स्पेशल केस है कि वो इंडियन सिटीजन है या फिर इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो बाहर रहता है इंडिया से और विजिट पे आया है इंडिया में उस प्रीवियस ईयर में, जो असेसमेंट ईयर की हम बात कर रहे हैं उसके रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में वो विजिट पे आया इंडिया में। तो इन दोनों स्पेशल केसेस में 182 डेज और मोर वाली कंडीशन उसको रेसिडेंट बना देती है। अगर 182 डेज और मोर से ज्यादा स्टे कर जाता है इंडिया में तो वो कंडीशन उसको रेसिडेंट बना देगी। अब मैंने जो आपको रेसिडेंट की दो स्पेशल केसेस बताए, इसका एक एक्सेप्शन है। ये स्पेशल केसेस रेसिडेंट वाली कंडीशन के एक्सेप्शन थे, और जो अब मैं आपको एक्सेप्शन बताने वाली हूँ वो स्पेशल केस के एक्सेप्शन है। तो स्पेशल केस में क्या लगता है, 182 डेज और मोर वाली कंडीशन लगती है। तो अब उसका एक एक्सेप्शन बताने जा रही हूँ मैं आपको कि उसका एक्सेप्शन क्या है, जिसमें 182 डेज वाली और मोर वाली कंडीशन लग सकती है, या फिर एक और कंडीशन लग सकती है जिससे कि वो रेसिडेंट बन सकता है इंडिया में। तो इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर ऐसा वो दो स्पेशल केस वाले, एक तो इंडियन सिटीजन जो कि इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, या फिर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर गया है, या फिर वो इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जो इंडिया पे विजिट के लिए आया है, ये वाले जो केसेस हैं, इस केस में तो इनकी इनकम है जो फॉरेन सोर्स से अराइज नहीं हो रही है, इनकम नॉट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्स। और वो ग्रेटर देन 15 लाख है, ऐसी इनकम प्रीवियस ईयर 15 लाख से ज्यादा है प्रीवियस ईयर में। तो अगर कोई इन दोनों स्पेशल केसेस के असेसीज की इनकम अराइज हो रही है जो फॉरेन सोर्स की इनकम नहीं है, एंड विच इज ग्रेटर देन 15 lakhs, तो उस केस में उनकी जो कंडीशन ऑफ रेसिडेंस होगी वो दो हो जाती है। एक तो सिंपल जो उनकी पहली कंडीशन ऑफ रेसिडेंस थी 182 डेज और मोर वाली, या फिर एक तो ये कंडीशन पे लग जाती है जो पहले भी लग रही थी, या फिर अगर वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तब भी वो रेसिडेंट हो जाते हैं, कि वो प्रीवियस ईयर में तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 120 डेज से ज्यादा स्टे करते हैं इंडिया में, एंड
प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, प्रीसीडिंग फोर प्रीवियस ईयर्स ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। स्टे जो होता है उनका, स्टे इन इंडिया टोटल ऑफ 365 डेज और मोर हो जाता है, तो भी वो रेसिडेंट कहलाएंगे। तो इस केस में क्या है कि अगर उनकी 15 लाख से इनकम ज्यादा हो जाती है जो कि फॉरेन सोर्स से अराइज नहीं हो रही है, तो उनपे ये वाला 182 डेज के रिलैक्सेशन थोड़ा खत्म करके एक 122 डेज वाली कंडीशन भी लगा दी जाती है कि अगर वो 122 डेज से ज्यादा प्रीवियस ईयर में रिसाइड कर रहे हैं, इंडिया में स्टे कर रहे हैं, तो हम प्रीवियस ईयर की प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में भी चेक करेंगे कि क्या वो 365 डेज से ज्यादा रिसाइड कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं इंडिया में। तो अगर प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज से ज्यादा हो जाती है और प्रीवियस ईयर में 120 डेज से ज्यादा हो जाती है स्टे का पीरियड, तो भी वो फिर रेसिडेंट काउंट हो जाएंगे कि वो रेसिडेंट है इंडिया में। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो फॉरेन सोर्स से, ये इसका क्या मतलब है कि इनकम नॉट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो असेसी की इनकम अराइज हो रही है, जो इनकम आ रही है असेसी की, वो फॉरेन सोर्स की इनकम क्या होती है कि या तो वो अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है, अक्रू एंड अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है, तो वो फॉरेन सोर्स की इनकम है। या फिर वो डीम्ड टू अक्रू एंड अराइज आउटसाइड इंडिया है, अक्रू एंड अराइज आउटसाइड इंडिया है, या फिर वो इंडिया से बाहर रिसीव हो रही है, रिसीव्ड or deemed to be received outside India। तो ये सारी कैटेगरी ऑफ इनकम जो है उस एसएससी की, वो फॉरेन सोर्स से अराइज हुई आने वाली इनकम मान ली जाती है कि वो सारी इनकम फॉरेन सोर्सेज से है। इसका एक एब्सेंट टू अक्रू है और अराइज आउटसाइड इंडिया है, या फिर रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है। इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर वो इनकम अराइज तो आउटसाइड इंडिया हो रही है, रिसीव तो आउटसाइड इंडिया हो रही है, लेकिन उसका जो सोर्स है वो है बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड इन इंडिया, तो अगर जो इनकम बाहर उस एसएससी को बाहर रिसीव हो रही है या बाहर अक्रू और अराइज हो रही है, वो उसका रीजन ये है कि जो बिजनेस है या प्रोफेशन है उसका, वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो वो फॉरेन इनकम ना होके वो बन जाती है इंडियन इनकम। तो उसको हम फॉरेन सोर्स की इनकम ना बोल के इंडियन इनकम बोलेंगे। तो एसएससी की ऐसी इनकम जो अक्रू एंड अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है, या डीम टू अक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो रही है, या रिसीव टू डी और रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो रही है, बट इट इज नॉट इट इज नॉट ड्यू टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल इन इंडिया, तो वो सारी जो उसकी इनकम है वो फॉरेन सोर्स की इनकम कहलाती है। तो जो हम ये एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं उसमें एसएससी की फॉरेन सोर्सेज की इनकम को छोड़ के अगर उसकी बाकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस पे भी दो कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएंगी, या तो 182 डेज और मोर में पीरियड ऑफ स्टे हो जाए उसका इंडिया में, या फिर उसका पीरियड ऑफ स्टे हो जाए 4 years और मोर इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, उसमें 365 डेज से ज्यादा, और प्रीवियस ईयर में 120 डेज के बराबर या उससे ज्यादा, तो वो रेसिडेंट बन जाता है, वो एसएससी रेसिडेंट बन जाएगा इंडिया में। अब मैं इस कंडीशन का आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे देती हूँ जिससे आपको इजीली ये याद भी हो जाए एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो इंडिविजुअल के केस में रेसिडेंट होने की कंडीशंस क्या है, ही इज अ रेसिडेंट, ये कंडीशन क्या है कि ही इज 182 डे ही स्टे 182 डेज और मोर उसकी स्टे है इंडिया में, और मोर स्टे इन इंडिया। सेकेंड है कि स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर ऑफ द असेसमेंट ईयर। सेकेंड कंडीशन क्या है, उसकी स्टे इन इंडिया होनी चाहिए, इन इंडिया इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू
60 days in the previous year and 365 days or more in preceding previous years of the relevant previous year in preceding 4 previous years of the relevant previous year. ये होगी बेसिक कंडीशन रेसिडेंट की. इसके एक्सेप्शंस क्या हैं एंड वी इसका एक फ्लो चार्ट मैं आपको बना के दे देती हूँ कि इसका एक्सेप्शंस क्या है. तो एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्शन क्या है. एक्सेप्शन है इंडियन सिटीजन either he is a member of crew of Indianship or he is leaving India. He is leaving India for employment outside India. Employment outside India during the previous year. या फिर वो दूसरा केस है कि वो पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, या फिर इंडियन सिटीजन है जो रिसाइड करता है आउटसाइड इंडिया, हु इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया but comes on a visit to India. तो ये दो स्पेशल केसेस हो गए. इन दोनों में सेम एक ही कंडीशन रेसिडेंट बना देगी 182 डेज और मोर वाली. दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल ही नहीं है उनको. 60 डेज वाला कंडीशन से रिलैक्सेशन दे दिया गया है. उसके अलावा इस कंडीशन के इनकी इस कंडीशन के भी दो एक्सेप्शंस हैं. एक एक्सेप्शन है बेसिकली, एक्सेप्शन क्या है कि उसकी इनकम. तो व्हाट इज द एक्सेप्शन. एक्सेप्शन ये है कि इन दो स्पेशल केसेस की एक्सेप्शन ये है कि इन दोनों स्पेशल केसेस की इनकम जो है वो अपार्ट फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, इनकम अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, इनकम apart from foreign sources is greater than 15 lakhs in the previous year. तो जो इन पे दो कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएगी. एक तो 182 डेज और मोर वाली, या तो वो इसको सेटिस्फाई कर दे, या फिर इन पे एक थोड़ा इनको एक कंडीशन से 60 डेज वाली कंडीशन से तो इनको भी रिलैक्सेशन है, बट इन पे एक और कंडीशन लग जाएगी 120 डेज वाली कि वो प्रीवियस ईयर में तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 122 डेज रह रहे हैं एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में, प्रीसीडिंग 4 previous years of the relevant previous year 365 डेज और मोर रह रहे हैं इंडिया में, तो भी वो रेसिडेंट बन जाएंगे. तो मैंने इस क्लास में आपको बताया कि एक इंडिविजुअल के रेसिडेंट होने की क्या कंडीशन है और उसके एक्सेप्शंस बताए. अगली क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडिविजुअल की, ये तो एक रेसिडेंट वाली कंडीशन थी. इंडिविजुअल की 3 कैटेगरीज होती हैं. एक तो रेसिडेंट, उसमें जो दो सब कैटेगरीज हैं, उसमें 2 सब कैटेगरीज हैं, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. उसके अलावा दूसरी रेसिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरी है डीम्ड रेसिडेंट और तीसरी रेसिडेंशियल स्टेटस की कैटेगरी है नॉन रेसिडेंट. तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डीम्ड रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट और रेसिडेंट की सब कैटेगरीज, उनकी कंडीशंस बताऊंगी और वो कैसे, मतलब उनकी कंडीशंस बताऊंगी और उनको कैसे
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेसिडेंट की सब कैटेगरीज एंड डीम्ड रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट की कंडीशंस बताऊंगी. If you like the video, please like, share and subscribe.